एक छोटे से गांव में, जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। सुंदरपुर गांव अपनी हरी भरी फसलों और सादगी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रामदीन नाम के एक किसान रहते थे। रामदीन ने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी को सोना बनाने में लगा दी थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा सूरज। विक्रम बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में गांव के खेतों की धूल नहीं, बल्कि शहर की चमक दमक थी। उसे लगता था कि गांव में रहना समय की बर्बादी है। वहीं दूसरी ओर सूरज अपने नाम की तरह ही था, सबको रोशनी और गर्मी देने वाला। उसे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने, बैलों को नहलाने और मिट्टी की खुशबू में एक अजीब सा सुकून मिलता था। समय का पहिया घूमा और रामदीन का देहांत हो गया। पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद घर के आंगन में एक दीवार खड़ी करने की बात उठी। सूरज, अब बाबूजी नहीं रहे। मुझे इस गांव की धूल मिट्टी में अपनी जवानी बर्बाद नहीं करनी। मैं शहर जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। हमें जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। भैया, अभी तो बाबूजी की 13वीं भी ठीक से नहीं हुई और हम साथ भी तो रह सकते हैं। ये घर, ये खेत, सब हम दोनों का ही तो है। जज्बातों से पेट नहीं भरता सूरज। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और सुन, मुझे ये जमीन जायदाद नहीं चाहिए। मुझे नकद पैसे और माँ के जेवर चाहिए। तू चाहे तो ये पुराना घर और बंजर जमीन रख ले। विक्रम बहुत चालाक था। वो जानता था कि घर पुराना है और जमीन के एक बड़े हिस्से में पानी की समस्या है। उसने सारी जमा पूंजी और सोना ले लिया, जिसका मूल्य जमीन से कहीं ज्यादा था। सूरज, जो अपने भाई का आदर करता था और स्वभाव से संतोषी था, चुपचाप मान गया। विक्रम पैसे लेकर शहर चला गया। और सूरज उसी पुराने घर में अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ रह गया। 5 साल बीत गए। शहर में विक्रम ने अपने पैसों से कपड़े का व्यापार शुरू किया। उसकी किस्मत और चालाकी दोनों ने साथ दिया। देखते ही देखते वो विक्रम सेठ बन गया। उसने शहर के पौश इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदा, बड़ी गाड़ियां ली और घर में नौकर चाकर रख लिए। उसकी पत्नी शीला अब मैडम शीला बन चुकी थी, जिसे किटी पार्टीज और शॉपिंग के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। विक्रम अपने स्टडी रूम में बैठा फाइलों में उलझा था। सर में दर्द था और नींद की गोली खाने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। विक्रम, अभी तक सोए नहीं? कल हमें मंत्री जी की पार्टी में जाना है। आपकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं। तुम्हें पार्टी की पड़ी है शीला। मार्केट में मंदी चल रही है। अगर ये डील हाथ से निकल गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तुम जाओ, सो जाओ। विक्रम के पास मखमली गद्दे थे, पर नींद नहीं थी। भोजन की मेज पर 56 भोग होते थे, पर उसे खाने को वक्त नहीं था। और जब वक्त होता तो डॉक्टर ने उसे बीपी और शुगर के कारण सादा खाना खाने की सलाह दी थी। दूसरी तरफ गांव में सूरज का जीवन कठिन था, लेकिन अलग था। सूरज सुबह 4 बजे उठता, अपने बैलों को सहलाता और खेत पर निकल जाता। वो दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता। कई बार बारिश नहीं होती तो वो बाल्टियों से पानी भरकर पौधों को सींचता। शाम को जब वो घर लौटता तो उसका शरीर थका होता था, लेकिन मन प्रसन्न। जी, आज फसल कैसी लग रही है? राधा, भगवान की कृपा है। इस बार मेहनत रंग लाई है। गेहूं की बालियां हवा में ऐसे झूम रही हैं जैसे सोना लहरा रहा हो। अगर सब ठीक रहा तो इस बार दिवाली पर बच्चों के लिए नए कपड़े और तुम्हारे लिए वो चांदी की पायल जरूर लाऊंगा। सूरज रूखी सूखी रोटी और प्याज खाता, लेकिन उसे जो स्वाद आता वो विक्रम को 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं मिलता था। सूरज जैसे ही बिस्तर पर लेटता, उसे गहरी नींद आ जाती।
एक दिन सूरज को अपनी बेटी की शादी तय करनी थी। लड़का अच्छा था, लेकिन दहेज की मांग नहीं थी। फिर भी शादी के इंतजाम के लिए कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। लाधा ने सुझाव दिया, क्यों ना आप बड़े भैया से मदद मांग ले। सुना है वे शहर में बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। उनके लिए 50,000 रुपए क्या बड़ी बात होगी। सूरज को संकोच हुआ, लेकिन बेटी की खातिर वो शहर गया। विक्रम के बंगले के बाहर गार्ड ने सूरज को रोक लिया। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में पुरानी चप्पल और कंधे पर एक झोला। बड़ी मुश्किल से उसे अंदर जाने दिया गया। ड्राइंग रूम में विक्रम सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। सूरज को देखकर उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक शिकन आ गई। अरे सूरज, तुम यहाँ बिना बताए आ गए। प्रणाम भैया। बस बिटिया की शादी तय हुई है। थोड़ा आर्थिक संकट था, सोचा बड़े भाई का आशीर्वाद ले लो। विक्रम ने अखबार नीचे रखा और व्यंग्य से हंसा। आशीर्वाद तो ठीक है सूरज, लेकिन ये आर्थिक संकट का मतलब साफ है कि तुम पैसे मांगने आए हो। मैंने बंटवारे के वक्त ही कहा था, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। देखो मेरा हाल और देखो अपना हाल। भैया मैं मेहनत करता हूँ, बस इस साल बारिश कम हुई। मेहनत तो गधा भी करता है, अक्ल चाहिए अक्ल। देखो मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मेरा सारा पैसा शेयर मार्केट और बिजनेस में लगा है। और वैसे भी तुम लोगों की आदत है, एक बार मांगोगे तो बार बार आओगे। जाओ अपनी हैसियत में रहकर शादी करो। सूरज सन्न रह गया। उसे पैसों के न मिलने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि उसके सगे भाई ने उसे भिखारी समझा। वो चुपचाप उठा और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। उसने गांव आकर अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, दिन रात मजदूरी की, लेकिन बेटी की शादी धूमधाम से की। इस घटना ने सूरज को और स्वावलंबी बना दिया। कहते हैं, वक्त से बलवान कोई नहीं होता। इंसान अपने अहंकार में ये भूल जाता है कि जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा है, वही सीढ़ी नीचे भी आती है। 2 साल बाद देश में अचानक आर्थिक मंदी, रिसेशन आ गई। विक्रम ने लालच में आकर अपना सारा पैसा एक नई स्कीम में लगा दिया था, जो रातों रात दोगुना करने का वादा करती थी। वो स्कीम एक घोटाला निकली। बाजार धड़ाम से गिर गया। विक्रम की फैक्ट्री में ताला लग गया। लेनदार उसके घर के चक्कर काटने लगे। बैंक ने उसका बंगला, गाड़ियां और यहाँ तक कि शीला के गहने भी जब्त कर लिए। वो विक्रम सेठ जो कल तक करोड़ों में खेलता था, आज सड़क पर आ गया था। उसके तथाकथित अमीर दोस्त अब उसका फोन भी नहीं उठाते थे। शीला, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, न घर न पैसा। हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा था, इतना रिस्क मत लो। अब हम क्या करेंगे? मेरे मायके वाले भी हमें रखने को तैयार नहीं हैं। विक्रम के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वही गांव, वही मिट्टी जिसे उसने ठुकरा दिया था। लेकिन क्या उसकी अंतरात्मा उसे वहां जाने देगी? क्या सूरज उसे अपनाएगा? भूख और लाचारी इंसान का सारा अहंकार तोड़ देती है। विक्रम और शीला फटे हालों में एक बस में बैठकर गांव के लिए निकले। गांव के बस स्टॉप पर उतरते ही विक्रम के कदम भारी हो गए। गधों और मिट्टी से भरी जिस सड़क पर वो कभी चलना भी पसंद नहीं करता था, आज वही उसे अपनी शरण में ले रही थी। शाम का समय था। सूरज अपने खेत में काम खत्म करके घर के बाहर बैठा था। तभी उसने सामने से 2 साए आते देखे। कपड़े मैले थे, चेहरे पर धूल और थकान थी। सूरज ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। भैया, भाभी। वो दौड़कर उनके पास गया। विक्रम नजरें नहीं मिला पा रहा था।
उसे उम्मीद थी कि सूरज उसे ताना मारेगा, उसे धक्के मार कर निकाल देगा। लेकिन सूरज ने विक्रम के पैरों को छुआ और गले लगा लिया। अरे भैया, आप इस हाल में? क्या हुआ? सब ठीक तो है? विक्रम का गला रुंध गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राधा भी बाहर आ गई। उसने शीला की हालत देखी, जो कभी रेशमी साड़ियों में रहती थी, आज साधारण सूती साड़ी में भी सिमटी जा रही थी। दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? ये आपका ही घर है, अंदर चलिए। सूरज और राधा ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत उनके लिए गर्म पानी किया, उन्हें नहलवाया और ताज़ा खाना परोसा। विक्रम, जो कभी खाने में मीन मेख निकालता था, आज बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी को ऐसे खा रहा था जैसे उसे अमृत मिल गया हो। अगली सुबह विक्रम जल्दी जाग गया। उसे सूरज के घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उसके वातानुकूलित एसी कमरे में कभी नहीं थी। सूरज खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। विक्रम उसके पास गया। सूरज, मैं... भैया, कुछ मत कहिए। मैं जानता हूँ शहर में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ, आपको और भाभी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। नहीं सूरज, मुझे कहने दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुझे छोटा समझा, तेरी मदद नहीं की, तुझे दुत्कारा। और आज जब मेरे पास कुछ नहीं है तो तूने मुझे भगवान की तरह पूजा। मैं तेरा गुनहगार हूँ। भैया, पैसा आता जाता है, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं बदलता। आप मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। भूल जाइए पुरानी बातें। उस दिन के बाद विक्रम ने खुद को बदलने का फैसला किया। वो अब घर पर खाली नहीं बैठना चाहता था। उसने अपने महंगे सूट की जगह धोती कुर्ता पहना और सूरज के साथ खेत पर जाने लगा। शुरुआत में विक्रम को बहुत परेशानी हुई। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, धूप से चमड़ी जल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी व्यापारिक बुद्धि, बिजनेस माइंड का इस्तेमाल खेती में करना शुरू किया। सूरज, हम सिर्फ पारंपरिक खेती क्यों करते हैं? मैंने शहर में देखा है, लोग ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए बहुत पैसे देते हैं। हमारे पास जमीन है, पानी है। अगर हम रसायनों का इस्तेमाल बंद कर दें और जैविक खेती करें, तो हम अपनी फसल को शहर में 2 गुनी कीमत पर बेच सकते हैं। सूरज को ये विचार पसंद आया। विक्रम ने अपनी मार्केटिंग की समझ और सूरज ने अपने कृषि ज्ञान को मिला दिया। 2 साल और बीत गए। सुंदरपुर गांव अब बदल चुका था। विक्रम और सूरज का रामदीन ऑर्गेनिक फार्म्स अब पूरे जिले में मशहूर था। वे सिर्फ अनाज नहीं उगाते थे, बल्कि औषधीय पौधे और फल भी उगाते थे। विक्रम ने गांव के अन्य किसानों को भी एकजुट किया और एक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिससे बिचौलियों का राज खत्म हो गया। अब विक्रम के पास फिर से पैसा था, लेकिन इस बार उसके पास पैसे के साथ साथ सुकून भी था। एक शाम दोनों भाई उसी आंगन में बैठे थे जहां कभी बंटवारा हुआ था। जानते हो सूरज, जब मैं शहर में था तो मेरे पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन मैं गरीब था। मेरे पास कोई अपना नहीं था, सुकून नहीं था, भूख नहीं थी। आज मेरे पास शायद उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो, ये परिवार है और रात को एक गहरी नींद है। भैया, बाबूजी कहते थे, धन वो नहीं जो तिजोरी में रखा जाए, धन वो है जो मुसीबत के वक्त काम आए और जिसे बांटने से खुशी मिले। शीला और राधा भी अब सगी बहनों की तरह रहती थीं। शीला ने किटी पार्टी की जगह गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत सुखद रहा, लेकिन इसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी।